अफ्रीका का देश नाइजीरिया, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश नहीं है। देखा जाए तो भारत के, अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3 राजस्थान के बराबर का इसका क्षेत्रफल है। लेकिन ये बहुत अहम बन जाता है बिकॉज अफ्रीका का ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हमें देखने को मिलता है। नाउ यहाँ से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के लिए सामने आई है। दोनों देशों के जो ट्रेड ऑफिशियल्स हैं उनकी रिसेंटली मुलाकात हुई है और नाइजीरिया के द्वारा इंडिया को इनवाइट किया गया है नाइजीरियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए बिकॉज चाइना से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स थी नाइजीरिया में वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी हैं। नाउ अगेन ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट नाइजीरिया के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात बन ही जाती है, लेकिन इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है फॉर 2 प्राइमरी रीजंस। नंबर 1 देखा जाए तो चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसके बैकड्रॉप में अगर इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये चाइना के लिए बड़ा झटका बन जाता है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं नाइजीरिया इस चीज़ को भी रियलाइज़ करता जा रहा है कि वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि नाइजीरिया आज की घड़ी में चाइना को ऑलमोस्ट $4.25 बिलियन के आसपास का लोन है जो कि नाइजीरिया ने चुकाना है और एक रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 3 दशकों तक भी नाइजीरिया चाइना का ये वाले लोन को नहीं चुका पाएगी। और आई थिंक इसी के चलते जो ये यहाँ पे इनवाइट किया गया है नाइजीरिया के द्वारा इंडिया को, ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत भी बन जाती है। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से नाइजीरिया यहाँ पे इंडिया को इन्वाइट कर रहा है, ऑल्सो इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस के बारे में हम सभी जानते हैं जो कि आज से नहीं लगभग 2.5 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी और चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस की शुरुआत हुई थी एवरग्रांडे ग्रुप के चलते। लेकिन रिसेंटली ये खबर सामने आई कि चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस सॉल्व नहीं हो रही है बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट चाइना का एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉपर्टी डेवलपर जिसको कि वानके के नाम से जाना जाता है, जो कि चाइना का लार्जेस्ट डेवलपर माना जाता है, उसको लेकर के भी बहुत ही खराब खबरें सामने आई। इनफैक्ट मूडीज के द्वारा वानके की क्रेडिट रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया गया जिससे कि ये पता चला कि चाइना का जो नेशनल प्रॉपर्टी सेक्टर है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, उसकी क्राइसिस अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसी के चलते बेसिकली क्या देखने को मिला कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो अफ्रीका में ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। इसका आउटकम क्या था? आउटकम बड़ा सीधा सीधा था। चाइना ने बहुत सारी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपने निवेश को किया हुआ था। व्हेन आई से सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़, कहने का मतलब वो वाले देश जो कि सहारा डेजर्ट के हमें नीचे देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया, इसको एक तरीके से जियोग्राफिकली सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। और इन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई सारे देश ऐसे थे जो कि चाइना के ऊपर बहुत ही बड़े ढंग से डिपेंडेंट हो चुके थे बिकॉज पिछले 2 दशकों में, पिछले 15-20 सालों में इसमें कई सारे देश ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी चलती ही इसलिए थी बिकॉज वो चाइना के साथ बड़े लेवल पे व्यापार कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कई सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनका की मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को ही जाता था, फिर भले वो मेटल्स हो, मिनरल्स हो, फ्यूल हो, जिससे कि उनकी इकोनॉमीज यहाँ पे सस्टेन कर पा रही थी। लेकिन अब चूंकि चाइना के द्वारा यहाँ पे निवेश करना बंद कर दिया है, चाइना की खुद की इकोनॉमी काफ़ी बिगड़ चुकी है, इस वजह से इनकी जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली इस चीज़ का फोरकास्ट आईएमएफ के द्वारा कुछ समय पहले ही कर दिया गया था। आईएमएफ ने पहले ही कहा था कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है तो सब सहारन अफ्रीका के ऊपर भी हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आईएमएफ ने यह भी कहा था कि अगर चाइना की इकोनॉमी 1% गिरती है तो उस केस में ओवरऑल सब सहारन अफ्रीका की सभी कंट्रीज़ में हमें 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी। और अंगोला और नाइजीरिया ऐसे देश हैं जो कि
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर और इसीलिए वहाँ पर 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। सेकेंडली, नाइजीरिया को ये भी रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उसके उधार के जाल में फंसते जा रहे हैं और उधार इतना बढ़ चुका है कि आने वाले 3 दशकों तक भी नाइजीरिया अगर कोई नया लोन नहीं भी लेता है तब भी पुराने वाले लोन्स को उतारने के लिए भी कम से कम नाइजीरिया को 3 दशक लग सकते हैं। इसी के चलते नाइजीरिया के द्वारा अब इनवाइट किया गया है इंडिया को। इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा नाइजीरिया में, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद हमारे जो हाई कमिश्नर हैं नाइजीरिया में, साथ में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उसके बाद डेलीगेशन में आरबीआई के अधिकारी, एग्जिम बैंक के अधिकारी, एनपीसीआई के अधिकारी, इन सभी को इंडिया के द्वारा इस डेलीगेशन में भेज दिया गया। नाउ इस पूरी मीटिंग में हमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। नंबर 1, ये तय किया गया कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होगा उसको लोकल करेंसी में सेटल किया जाएगा। आप देख सकते हैं बोथ साइड्स अग्रीड टू द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। और इस चीज़ को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। इस चीज़ का ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका के इलाके में। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो ऑलमोस्ट $12 बिलियन का है और हो सकता है कि ये व्यापार और बढ़ सके अगर हम आपसी करेंसीज में ही इस बायलैटरल ट्रेड को कैरी आउट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि नाइजीरिया ओपेक का मेंबर भी है, मतलब एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाता है, तो इसमें भी हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हम लोग ऑयल की ट्रेड को धीरे धीरे रुपये में करना शुरू करते हैं तो हमारी डिपेंडेंस पेट्रो डॉलर के ऊपर भी यहाँ पर कम हो सकती है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें इन मीटिंग्स के थ्रू देखने को मिली है, इंडिया के द्वारा नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रॉमिस किया गया है। पिछले साल जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग नाइजीरिया में $14 बिलियन का निवेश करने वाले हैं, जिसमें कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं इंडिया की, जिंदल स्टील एंड पावर, भारती एंटरप्राइजेज, हिंदुजा ग्रुप, इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी थी कि हम लोग नाइजीरिया के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के निवेश करेंगे। और उस चीज़ को लेकर भी बातचीत हुई है। इंडिया ने इस चीज़ को फर्दर कमिट किया है कि जी हाँ, हम लोग अभी भी तत्पर हैं, हम लोग अभी भी इन इन्वेस्टमेंट्स को नाइजीरिया में करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इस पूरी चीज़ का इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल बेनिफिट भी है। बिकॉज हम लोग अगर इतना भारी निवेश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग वहाँ पे चाइना को एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसमें केवल इंडिया को ही नहीं, नाइजीरिया को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, नाइजीरिया और कई सारे अफ्रीकन देशों को वर्ल्ड बैंक या फिर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग या लोन्स लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि ये देश ऐसे हैं, अधिकतर अफ्रीका के देश ऐसे हैं जहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज़ बहुत देखने को मिलती हैं और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इनको जल्दी से लोन नहीं देता है। और चूंकि अब इंडिया यहाँ पर इनको हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नाइजीरिया को हेल्प करता है। और अगर आप नाइजीरिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 3-4 वर्षों से, स्पेशली कोविड के बाद से, इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिला ही नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर हमें एक मोटा निवेश मिलता है तो हमारा भी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसमें भी हमें सब्सटेंशियल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत डेफिनेटली बन जाती है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर 2025 एवं 26 के लिए हम लोग तैयारी को शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी इन सेंटर्स में एनरोल करते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ करंट अफेयर्स कवरेज, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, मन में कोई संदेह है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बिटली लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को सॉल्व करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे टेकअप किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड